मैं हूँ अजय कुमार और हम लोग बात करेंगे बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम जो चल रहा है उसके बारे में। बिहार के अलग-अलग हलकों से, अलग-अलग इलाकों से इसे लेकर कई तरह की जानकारी आ रही है, सूचनाएँ मिल रही हैं वोटरों के बारे में कि बहुत सारे लोगों का एनरोलमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास प्रपत्र नहीं पहुँच पाया। तो प्रभात खबर की ओर से हम लोगों ने सोचा कि पूरे बिहार भर से सूचनाएँ इकट्ठा की जाएँ और जो हालात हैं, जो वस्तु स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भागलपुर से प्रभात खबर के स्थानीय संपादक अनुराग कश्यप जी, पटना से रंजीत कुमार सिंह जी, गया से जो हमारे प्रभारी हैं जितेंद्र जी, वो जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरपुर से जो वहाँ के 7 जिलों का जो पूरा अखबार देखते हैं, पवन प्रत्यय जी, वो जुड़ चुके हैं। तो हम लोग बारी-बारी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, वो कितना सरल और सहज तरीके से चल रहा है। इसमें आम नागरिकों को क्या दिक्कत हो रही है? क्या वे अपना जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो दे पा रहे हैं कि नहीं? हालाँकि आज ही इलेक्शन कमीशन की ओर से एक बड़ा डिसीजन ये लिया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उनको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले के आदेश में उन्हें मतदाता सूची का वो प्रपत्र जिसमें उनका नाम दर्ज था, वो देना ज़रूरी बताया गया था। इसमें ये कहा गया है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं, तो ईआरओ को आवेदन प्रोसेस करने में आसानी होगी। तीसरी बात ये कहा गया है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो ईआरओ की ओर से स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। तो ये एक तरह से वोटरों के लिए कह सकते हैं कि बड़ी राहत वाली बात है और दूसरा हम लोग इसको इस रूप में देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के सामने जिस तरह की परेशानियों के बारे में फीडबैक मिल रहा होगा, उसको देखते हुए उन्होंने इसमें रिलीफ देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कोसी और सीमांचल का इलाका माना जाता है काफ़ी दूर, वहाँ से तो भागलपुर से अनुराग कश्यप जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ के 15 जिलों में क्या स्थिति है, क्या सूचना है आपके पास? अनुराग जी। जी, जी। धन्यवाद अजय सर। एक तो कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में कुल 13 जिले पड़ते हैं। तो जो मोटे तौर पे अभी सीन है कि लोगों में बहुत उत्साह इसको लेकर नहीं है। उत्साह से ज्यादा जो है दुविधा की स्थिति बनी थी और एक बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने जो चुनाव आयोग का फैसला हुआ, क्योंकि प्रपत्र में जो सारे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी उसको लेकर जो है, जैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के लोग हैं वहां तो बहुत परेशानी नहीं आ रही थी, लेकिन रूरल इलाके में और कोसी सीमांचल के बहुत सारे इलाके हैं पूर्वी बिहार के जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। आज घर यहाँ है, फिर दो कुछ दूर अगले साल उन लोग का गांव घर हो गया, तो भौगोलिक स्थिति बदलती रहे, तो रूरल में ये चुनौती आ रही थी। दूसरी एक चीज ये थी कि शुरू में जो इस काम को लेके जो सुस्ती थी, इधर जो है कि जिला प्रशासन की सख्ती के कारण खुद जो जिलाधिकारी हर जिलों में जो बहुत सीरियस हुए, गंभीर हुए, तो उसके कारण इसमें तेजी जरूर आई है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको लेके अभी तक उत्साह का माहौल नहीं बन पाया है। लगातार जो अपने क्षमता के अनुसार जो बीएलओ है वो घर घर जा रहे हैं। कहीं कहीं अच्छा इसमें एक चीज और देखने को मिला कि जहां बीएलओ थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित है, स्मार्ट है, वहां तो चीजें बहुत तेजी से निकल जा रही है, लेकिन जहां बीएलओ ट्रेनिंग लेने के बाद खुद ही बीएलओ बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वहां अलग किस्म की परेशानियां हैं। तो बहुत सारी इसमें चुनौतियां, अब जैसे आज ही जो पूरा लगाया गया तो कई जिलों में, जैसे अभी हम लोग को सूचना मिल रही थी कि मुंगेर में कई जगहों पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ, मतलब दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक कई सेंटर पे 5 से 7 लोग ही पहुंच पाए।
अच्छा। ऐसा भी है जी। लेकिन जी, अब जी। वही वही क्या है कि सुपौल में चूंकि है जिलाधिकारी इसको लेके लगातार सख्ती बरतते हुए थे, वहां ट्रेनिंग स्पेशल हुआ, तो वहां बहुत अच्छा है कि करीब 5,000 लोग जो है अलग अलग पंचायतों में उतरे और वहां का सक्सेस रेट ज्यादा है। लेकिन कुल मिला जुला के जब हम 13 जिलों में देखते तो जो परेशानी एक जिलों में वही घुमा फिरा के 12-13 जिलों में वही आ रही है। वो परेशानी यही आ रही है कि प्रपत्र भरने को लेके जो डॉक्यूमेंटेशन था उसको लेके बहुत सारी दुविधा की स्थिति थी। जो लोग इस काम में लगाए गए हैं उनको भी लग रहा है कि कहाँ से बिना मतलब का काम आ गया। एक मतलब अनावश्यक मतलब खूब उत्साहित होकर काम की शुरुआत नहीं करना, एक बोझ ले लेना। तो जी, जिनको जी। ट्रेनिंग दिया हुआ था तो उस ट्रेनिंग में भी जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ था उसमें आधे लोग ऐसे थे जिनके दिमाग के ऊपर से सारी चीजें निकल गई। उनको लगा कि एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आ गया। लेकिन जैसा आज आप बता रहे धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बनते गया है, थोड़ा जी, माहौल जी। बना, लेकिन आम लोगों में अभी बहुत ज्यादा इसको लेकर उत्साह नहीं है। पढ़े लिखे लोग अच्छा 13 जिलों में किसी भी जिले में आज आपको बता रहे हैं कि अब मुश्किल से एक पखवाड़ा और बचा हुआ है और किसी भी जिले में 20-25% से ऊपर का ये नहीं हो पाया, अपलोड नहीं हो पाया है। अनुराग जी, हम फिर आएंगे आपके पास। एक जी और जरूरी सूचना जो अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से आ रही है, वो जी ये है कि 1 अगस्त जी 2025 को जारी होने वाली मसौदा जी मतदाता सूची में उन मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। जी मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की ओर से ये प्रेस नोट जारी किया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि इन मौजूदा मतदाताओं को गणना फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का समय मिलेगा। सभी गतिविधियां पूरी तरह से चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश के अनुसार चल रही हैं, ऐसा ये आयोग का कहना है। और एक बात और पवन जी हम कहना चाहते हैं कि जो आयोग ने ये बताया है कि 7,90,00,000 जो बिहार के वोटर हैं उनमें से तकरीबन 92% लोगों तक, वोटरों तक उनका गणना प्रपत्र पहुंच गया है। और तो ये काफी एक तरह से कह सकते हैं कि आयोग की जो पूरी मशीनरी है उसने इतने वोटरों को पहुंचा दिया। तो ये थोड़ा असाधारण काम भी लगता है कि इतने लोगों तक जो पहुंचने का दावा आयोग की ओर से किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं पवन जी? जी जी नमस्कार। ये जो पूरी जो प्रक्रिया है तो उसमें जैसे 25 जून से 26 जुलाई तक जो गणना प्रपत्र है वो जमा करने की बात थी। अब जहां तक बात है वो प्रपत्र पहुंचाने की, बीएलओ का जो मैकेनिज्म है कैसे काम कर रहा है, तो बहुत संक्षेप में हम उत्तर बिहार के जो 7 जिले हैं मेरे अंतर्गत, और इस 7 जिलों में 71 विधानसभा क्षेत्र तालुकात रखता है। तो इस विधानसभा क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में जो एक हम संग्रह कर रहे थे, चूंकि आज रविवार होने के बावजूद जो है बीएलओ जो है मुस्तैद हैं, कई जगह पे काम चल रहा है। कहीं ज्यादा संख्या में लोगों की आने की बात है, कहीं कम संख्या में लोगों की आने की बात है। तो हम अगर नॉर्थ बिहार का जो एक बड़ा सेंटर है मुजफ्फरपुर, कारोबार के लिहाज से भी बेहतर है और पॉलिटिकल वाइब्रेंसी भी यहाँ है, तो अगर यहाँ की बात करें तो मुजफ्फरपुर में कुल मतदाताओं की संख्या जो अभी तक जो वोटर लिस्ट में है 34,86,215 मतदाता हैं, और बूथों की अगर संख्या की बात करें तो 3481 बूथ हैं। ठीक बात है कि 3481 बूथ है तो बीएलओ की भी संख्या इतना ही है। अब जो सवाल है कि अभी जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है तो ये इतना बीएलओ कैसे करेंगे, तो जानकारी जो है मेरे स्तर पर जो सोर्स कहता है कि ये बीएलओ जो है इनके सहयोग में जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उनके सहयोग के लिए मुजफ्फरपुर जिले में 6,000 कर्मी और लगाए गए हैं, जिसमें नगर निगम के कर्मी हैं और अन्य कर्मी हैं। हाँ, कई स्वयं सेवकों को भी लगाया गया है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों की अब जो सवाल था फॉर्म पहुंचाने की,
जी तो जी जी मुजफ्फरपुर में अब तक 2 लाख फॉर्म जमा भी हो गए हैं, और उसका मोड अलग अलग है। एक मोड है बीएलओ के माध्यम से, दूसरा मोड अगर आप बिहार इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाएंगे तो वहां तमाम तरह के ऑप्शन है, जहां ऐप के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर पवन की जी, जो आपने जो कुल मतदाताओं की संख्या बताई और जो 2 लाख फिजिकली जो जमा हो गया है, ठीक जी है, ऑनलाइन का भी एक जरिया है, जी तो वो क्या लगता है कि जितना अभी गैप है वो आने वाले समय में और तेजी के साथ उस पर लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा? ये बात बड़ा पते की बात है, और ये अहम सवाल है। मेरा अगर ये मानना है कि एक तो लिटरेसी का भी अभाव है, और उतना संभव नहीं है जितने मतदाता हैं, जितना अभी वोटर लिस्ट में, जैसा कि बताया मैंने कि 34,86,215 मतदाता हैं। तो एक मुश्त इतने अल्प अवधि में कर पाना थोड़ा सा कठिन है। अब बाद के दिनों में, जैसा कि आपने भी अपनी बात में बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तमाम तरह का अपडेट जो है घंटा दर घंटा जो है कर रहा है, कमीशन से ये सुविधा भी दी जा रही है मतदाताओं को, तो कहीं ना कहीं उसकी एक राह निकलेगी। लेकिन इतनी अल्प अवधि में मेरा जो अनुभव कहता है वो थोड़ा कठिन लग रहा है। जी, अब दूसरे जिलों की बात करें तो एक से भी मतदाता जो है फॉर्म जमा कर रहे हम हैं। आते हैं पवन जी आपके पास दोबारा। अभी चलते हैं मगध के इलाके में। जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मगध है गया, नवादा, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, वहां से क्या सूचनाएं मिल रही हैं आपको? जी नमस्कार। शाहाबाद और मगध दोनों इलाके के जिले यहाँ से जुड़े हुए हैं, और दोनों जगह आज शिविर भी लगा हुआ है। लगातार प्रशासन मतलब कि तेजी से काम कर रहा है। प्रशासनिक दावा की माने अगर तो 80 से 90% पद पर पहुंच गए मतदाताओं के पास, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसलिए एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रोहतास से, रोहतास में लगभग 23 लाख मतदाता है। वहां की रिपोर्ट ये बता रही है कि 20% पत्रक जो है जमा हो पाया है, और बीएलओ जो वहां मतलब कि लगभग 2300 बीएलओ है, उनमें से 1600 ऑनलाइन दिख रहे हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट खुद जमा किए हैं। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि जो चुनाव आयोग ने तो आज आंकड़े जारी किए कि 94% तक हमारे फॉर्म जमा हो गए हैं, और 13% तक मतलब कि वापस भी आ गए हैं। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है कि किस तरह से करें। आज जो एक ऐलान हुआ है चुनाव आयोग की ओर से, उसमें राहत दी गई है। इसके बाद फोटो नहीं लग रहा है, डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात नहीं है। इससे कुछ तेजी आई है, मैंने इसमें काम, लेकिन इसमें और समय चाहिए लोगों को, मतलब कि जुड़ने के लिए, लोगों को वेरिफिकेशन कराने के लिए। इसलिए कि मैंने जो लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से। दूसरी एक सूचना आई है जैसे रोहतास के कोचस से कि वहाँ 1.25 लाख मतदाता है, और एक अधिकारी ने बताया कि मात्र 5-6 हजार लोगों के पास तक फॉर्म पहुंचा है। उनके पास एक और बीएलओ ने बताया कि ये समस्या है कि बीएलओ को, प्रत्येक बीएलओ को 250 फॉर्म दिए गए हैं, और 250 कहा गया कि अब फोटो जितनी जरूरत है उसकी तुलना में काफी कम फॉर्म मिले हैं जी, कम है। और वो भी कहा गया कि आप फोटो कॉपी करा करके इसको मतदाताओं के बीच बांटे। बीएलओ कह रहे हैं कि हम अपना पैसा खर्च क्यों करें। ये बड़ी समस्या है। हालांकि इसमें एनजीओ के लोग भी है, स्वयंसेवक भी है, कई संगठनों के लोग, बीएलओ के अलावा पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। वो लोग भी घर घर जाकर के अपने मतदाताओं को कह रहे हैं कि आप इसमें वेरिफिकेशन करा लीजिए। एक बड़ी बात है कि सब लोग जुटे हुए हैं, इसके बावजूद जो धरातल पर काम दिखना चाहिए वो नहीं नजर आ रहा है। जी जी जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। ये जानना चाह रहे थे रंजीत जी कि जो पटना और पटना के अलावे जो यहाँ से जिले कवर होते हैं, उन जिलों के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी आपके पास हो तो वो किस तरह की जानकारी है? और दूसरा ये कि एक सवाल स्वाभाविक रूप से ये उठ रहा है कि जब आपको रिलैक्सेशन इस हद तक देना था कि बिना डॉक्यूमेंट के ही अब आप फॉर्म ले रहे हैं, बिना फोटो के ही आप फॉर्म ले रहे हैं, तो जो आपका मकसद था, जिस मकसद से आपने 24 जून को अधिसूचना जारी की थी, तो फिर उसका क्या मतलब है? धन्यवाद सर।
ये जैसा कि चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वो अपने इस अभियान को 4 खंडों में विभाजित कर रहा है। और पहला खंड उसने 4 तारीख तक का रखा, जिसमें कि उसने निर्धारित किया कि वो फॉर्म का वितरण कर लेगा, और 5 तारीख से उसने फॉर्म जमा करने का अभियान चलाने का निर्णय लिया, जिसको कि वो 25 जुलाई तक मान रहा है कि वो सभी फॉर्म जमा कर लेगा। एक जो सबसे बड़ी चिंता की बात ये पूरे प्रोसेस में ये दिखी कि जब 24 तारीख को ये ऐलान किया गया तो 25 से फॉर्म वितरण का काम ना शुरू होकर के प्रशिक्षण का काम शुरू, और वो प्रशिक्षण का काम अभी तक लगभग जारी है। आज ही जो है मैं पटना में जो है जीविका दीदियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, उसमें सफाई कर्मियों को लगाया गया है, जो भी स्वयं सेवक हैं उनका प्रशिक्षण अभी बीएलओ का प्रशिक्षण हो चुका है, अभी स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण जारी है। अब एक बूथ पर हम मान भी लेते हैं कि हर एक बूथ पर बीएलओ नियुक्त हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि वो नए जो भी खाली बूथ हैं उस पर जल्दी से जल्दी बीएलओ की नियुक्ति कर रहा है। तो ये दावा हम मान भी लेते हैं, तो भी एक बीएलओ को 1200 वोटरों तक निर्धारित किया गया है। यदि उसी को हम आधार मानते हैं, कई बूथों पर पुराने बूथ जो हैं उसमें 1600 वोटर तक भी मतदाता हैं, तो 300 से 400 घरों तक उनको कैटर करना है और फॉर्म पहुंचाना है। बताया गया है कि हर दरवाजे तक उनको 3 से 4 बार जाना है, यदि वो नहीं मिलते हैं तो ये एक मतलब 10 दिन की प्रक्रिया में यदि ये मान लेते हैं कि सभी घरों तक पहुंच जाना है फॉर्म, तो ये काफी टफ वर्क है, जिसमें कि स्वयं सेवकों को अभी लगाया जा रहा है। मैं पटना के जिले की आंकड़ों की बात करूं तो कल तक जो आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से, तो जो बीएलओ की तरफ से जो फॉर्म एकत्रित किए गए थे उसमें 1,67,498 एकत्रित किए गए थे, और जो खुद ऑनलाइन जमा किए गए हैं या वो बीएलओ तक जमा होकर के आए हैं उसमें 8,348 वोटर है। अब देखा जाए तो पटना जिले में कुल 50 लाख वोटर है, और ये आंकड़ा उस कुल प्रतिशत का 4% के आसपास पहुंच रहा है। अभी हम यदि ये देखें तो पूरी प्रक्रिया के 11 दिन लगभग बीत चुके हैं, और हम लगभग 19 से 20 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो ये प्रक्रिया को काफी तेज करना होगा चुनाव आयोग को, और ये जरूर ये है कि शनिवार और रविवार को जो बीएलओ के सुबह से लेकर के 12 बजे तक बैठने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उससे थोड़ी रफ्तार तेज हुई है, लेकिन ये इसको जो है पूरे दिन करना चाहिए, शाम के 5 बजे तक करना चाहिए, तभी वो एक तो जागरूकता की कमी काफी है। और अनुराग जी, आपका जो पूरा इलाका है बिहार का, कोसी और सीमांचल का, वहां से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, पलायन करके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आयोग ने पूरी व्यवस्था की है, तो क्या एक बड़ी आबादी के वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा नहीं है? एकदम आप एकदम सही बात उठाए हैं। ये परेशानी तो हर जिले में आ रही है। जो लोग भी, अब देखिए कई घरों में तो रूरल इलाके में तो ये हाल है कि कई गांव में केवल महिलाएं हैं, 8-10 लोग हैं बाहर कमाने गए हुए हैं सूरत और बाकी जगहों पे। जो पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के, आर्थिक तौर पे संपन्न परिवार के लोग हैं, वो तो दिल्ली में बेटा है, बहू है, कहीं बाहर है तो डॉक्यूमेंट मंगा के सबमिट भी कर ले रहा है। लेकिन रूरल इलाके में बड़ी चुनौती आ रही है, और ये चुनौती आपने जो एकदम सही पॉइंट उठाया है, वो ये स्थिति रही तो लगभग लोग तो मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। लेकिन वो आपके ओरिजिनल वो मतदाता है जो भले गुजरात में कमा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में कमा रहे, लेकिन इलेक्शन के समय, पर्व त्योहार के समय अपने गांव जरूर आते हैं और आपकी ये प्रक्रिया में भाग लेते हैं सरकार चुनाव के। तो उनकी तो साफ बाहर हो जाने की संभावना है, क्योंकि उनके घर जब वो लोग पहुंच रहे हैं तो घर में जो महिला है या घर में उनके पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको फॉर्म की समझ नहीं है। अच्छा, रंजीत जी ने भी बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जीविका दीदी लोग भी जा रही है, तो कई जगहों से ये फीडबैक है कि फॉर्म दे के बोल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म है, तो देख लीजिए क्या है, भर के जमा कर दीजिएगा। तो ये बड़ा मतलब जो ट्रेनिंग भी हुई है, ये समय लेके पूरा ट्रेनिंग होके करना चाहिए था। तो ये गैप
साफ दिख रहा है। और एकदम आपका सही सवाल है कि एक बड़े पैमाने पर जो है मतदाताओं के इसमें नहीं शामिल होने के, हालांकि आज आपने जो वो बताया कि चुनाव आयोग ने अपना नियम में बदलाव किया, इससे कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन का ऐसा मानना है कि एक वोटर का दो जगह पर, जहां एक तो अस्थायी निवास है मान लीजिए, लेकिन कामकाजी कार्यस्थल जहां पर उनका काम वो कर रहे हैं वहां के भी वोटर हो गए हैं, तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए जरूरी है कि उनका नाम एक ही जगह रहे। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के पीछे का जो आधार बताया जा रहा है, ये कितना व्यवहारिक है? हम लोग बिहार में हैं, हम समझते हैं कि मान लीजिए कि समस्तीपुर से या पश्चिम चंपारण से, पूर्वी चंपारण से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं बाहर काम करने, तो आपको लगता है कि वो वहां भी वोटर हो जाते हैं? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो वोटर होना नहीं होना ये स्वाभाविक बात है कि डुप्लीकेसी है, और इसका समय समय पर स्कैन भी होता है। कई तरह के प्रावधान भी हैं कि कई योजनाओं से आप वंचित हो जाएंगे अगर दो जगह वोटर आप हैं तो। अब इस मामले में अहम सवाल है कि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, और एआई का एरा है, तमाम तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसको स्कैन करके डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नेम और विधानसभा क्षेत्र, इन चीजों से हम स्कैन करके उसको रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा होते भी रहा है कि वैसे मतदाता जहां दो जगहों पे है वो रिमूव हो गए हैं। अब सवाल है इसमें जो जो पूरी प्रक्रिया है और जो अवधि है, जो अवधि 25 जून से शुरू और 26 जुलाई तक जो है गणना प्रपत्र जमा करने की है, छूटेगा वो है जो जागरूक नहीं है और जिसमें डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अब फर्ज करें कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई जानकार जो कंप्यूटर का तकनीक का जानकार है। अब हम इस कार्यक्रम में जुड़ने को पहले जो तैयारी कर रहे थे तो खुद हम बिहार इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए 2003 में, जाके हम देखे, उसमें अपना नाम हम डाले, जो बूथ था वो डाले, मेरा नाम वहां है कि नहीं है, तो 2003 वाले का मसला है। तो स्कैन करके भी अपलोड करने का वो सुविधा दी गई है उस पर। लेकिन जिस तरह से वोटरों की संख्या है और जिस तरह से फिर से हम दोहरा रहे हैं कि जो लिटरेसी रेट है और जागरूकता का जो मसला है और जो ट्रेनिंग का भी पार्ट है, जिसमें हम जिन लोगों को लगा रहे हैं क्या वो उतना लिटरेट हैं, उतना साक्षर हैं, उतने घरों को टच करेंगे, और जो वोटर अपने हैं जिनको हम समझा रहे हैं वो उस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है और जो पूरा एक पूरी चीजें जो चल रही है, इसमें कई पॉलिटिकल सिनेरियो भी क्रिएट हो गया है। भाई एडीआर जो है वहां जाके कोर्ट में भी मामला चला गया, तो कई तरह का अपडेट भी हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो अवधि है, मेरा एक ही सवाल है और मेरी जो चिंता है कि ये जो अवधि है अल्प अवधि है, इसमें ये मामला होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि लोग अब गांव में भी जागरूक हो गए हैं। अब अगर फर्ज करें कि अभी वृद्धावस्था पेंशन की अगर बात होती है और कैबिनेट से ये पास हुआ कि भाई वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी गई राशि, तो सक्रिय है लोग, गांव में भी उसका सारा कुछ जो है चल रहा है। लेकिन ये जो अवधि है उसमें थोड़ा सा वो जो है हो पाना कम समय सीमा के चलते ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। थोड़ा और एड ऑन करना चाहेंगे सर। राजकमल जी पटना में है, सासाराम के वोटर है, मूल रहने वाले हैं। क्या राजकुमार जी ने काम करते हुए खुद को पटना का मतदाता बनने का कभी प्रयास किया? केवल मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 13 जिलों से जो मजदूर जाते हैं काम कराने, जो आपके वोटर है, उनकी संख्या करीब करीब जो है 18 से 20 लाख है। 18 से 20 लाख ये 13 जिलों में है। ये 13 जिलों में जो गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में जाके रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनकी कहीं से कोशिश नहीं कि गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मतदाता बन जाएंगे। इनका शौक ही नहीं है, वहां सिर्फ रोजी रोटी कमाने गए हैं। इनको अंततः कमा के अपने गांव घर ही लौटना है, अपने गांव में समृद्धि, अपने परिवार में समृद्धि चाहिए। तो ये डुप्लीकेसी का तो मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने जा नहीं रहे हैं। तो उनके लिए क्या हो रहा है? जैसे अब ये पटना में है राजकिशोर जी, राजकमल जी, तो राजकमल जी तो यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं, यहाँ तो मतदाता बनने आए नहीं है। नहीं, ठीक बात है, वाजिब आपका सवाल है। और इसमें जितेंद्र जी,
हाँ जी, जिन्हें इसमें ये तो है कि अभी जो अनुराग सर बता रहे थे, इसमें तो मतलब कि लोग वहां जाकर बनाते नहीं अपना, और बनाने के लिए उनको आधार वगैरह भी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो देना चाहिए था उनके पास होता नहीं है वहाँ। इस कारण मतदाता, अब मुझे लगता है कि 2-4-10 साल से जो शुरू हुआ है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो पा रही। आप दो जगह नहीं आधार देकर नहीं बन सकते। दूसरी बात की, एक औरंगाबाद से भी सूचना आई है कि वहाँ टेलीफोन से बात करके बीएलओ जो है और कंफर्म कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आप इस गांव में फलना के घर फलना के बेटे हैं, और इस तरह से उनका मतलब वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये सब अगर सही है तो ये सहूलियत होगी इससे। नहीं, उसमें तो यही बात है ना कि भाई जो पहला आदेश निकला उसमें था फिजिकली आपको जाना है, अपीयर होना है। वो उसका मकसद ये भी है कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं, ये भी देखना है। तो वो जो मकसद था, या तो वो मकसद जो आप लेके चले थे वो ऐसा हो गया जो कि शायद उसका रास्ता या तरीका जो पहचान करने का था, विदेशी नागरिकों के घुसपैठ को लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं उसके बारे में, तो वो तरीका शायद ऐसा लगता है कि तब तो फिर गड़बड़ था, इसलिए कि आप अब मोबाइल से वेरीफाई कर रहे हैं कि आप फलाने के लड़के हैं, फलाने के पिता आपके कौन हुए, क्या गांव हुआ, और उसके आधार पर आप फॉर्म भर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो पवन जी ने एक बात कही वो बिल्कुल सही है कि पिछले लोकसभा चुनाव और अभी बीच-बीच में भी मतदाता सूची का वेरिफिकेशन और ये सब होता रहा है, और इस दौरान अनुराग जी लाखों वोटरों के नाम हटाए गए हैं बीते 6 महीने के भीतर। तो ये भी एक तथ्य है कि ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं थे किन्हीं कारणों से, जी उसमें उनके नाम हटा दिए गए। रंजीत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि ये जो पलायन वाली बात है, या बाहर जो मान लीजिए कि पढ़ने के लिए जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या का सवाल है, पटना से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो आपको लगता है क्या कि वहां जाके वो वोटर बन जाते हैं और पटना में अपने जो गृह जिला है उनका, या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो निवासी हैं, वहां भी उनका वोटर कार्ड होता है होगा? सर ऐसी संख्या होगी निश्चित रूप से, लेकिन कानूनन यह अपराध भी है, ऐसा नहीं करना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में ये बताया गया है कि आपको एक ही जगह रहना है। जी बताएं। मैं इसमें सर 2-3 बिंदु पर बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मुझे जहां तक इस प्रक्रिया की समझ बनी है उसके हिसाब से ये डुप्लीकेसी रोकने का अभियान नहीं है। अभी भी आप यदि मान लीजिए कि बिहार में ही 2 जगहों के वोटर हैं आप, तो दोनों जगह आपका नाम कंटिन्यू रह सकता है। यदि आप दोनों जगह बीएलओ आपको कंफर्म करता है तो इस पूरी प्रक्रिया में उसको रोके जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने चूंकि पहले ये अभियान चला चुका है कि वो आधार से इसको लिंक करने का, वोटर कार्ड को लिंक करने का अभियान चला चुका है। अभी चूंकि वो आधार को एज ए डॉक्यूमेंट मान्य नहीं मान रहा है, इसलिए वो आधार की बात नहीं कह रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर आगे फिर इसको आधार से वेरीफाई किया जाएगा, आगे वो अभियान चला करके वेरीफाई किया जाएगा। मैं ये पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि यह प्रक्रिया जो है डुप्लीकेसी रोकने के लिए नहीं है। ये प्रक्रिया जो है भारतीय नागरिक की सुनिश्चितता के लिए जरूर है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा कि जैसे कि मैं अपनी पिछली बात में कह रहा था, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ जैसे राजीव नगर में बुडको का काम चल रहा था, हमारे साथी रिपोर्टर गए तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपको क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और घर से भी मेरे पास ऐसा कोई फोन आया नहीं है। तो सबसे बड़ी जो बात यही है कि जागरूकता क्या है। और दूसरी कि जो मान लीजिए जो बिहार में रहकर जो पटना में काम कर रहे हैं मजदूर, उनको ये जागरूकता नहीं है, तो जो मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, पूरे भारत में और विदेशों में जो काम कर रहे हैं उनके तक ये जागरूकता कैसे जाएगी। कई गांव के कई घर ऐसे हैं जो ताले बंद पड़े हुए रहते हैं, वो छठ में, होली में खुलते हैं। क्या उन तक ये मैसेज पहुंच पाएगा, या बीएलओ क्या उन तक संपर्क करने की कोशिश करेगा?
यदि ये नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे घर जिनका कोई कम्युनिकेशन बीएलओ के साथ नहीं है, उन तक ये पहुंच जो है मुश्किल होगी। एक बात और केवल मैं जोड़ना चाहूंगा, जो कि चुनाव आयोग का जो लेटेस्ट आपने सर जैसा कहा कि जो रिवीजन आया है कि अभी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, और आप डॉक्यूमेंट नहीं भी देते हैं तो जो ईआरओ है, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, वो अपने स्वयं विवेक से जो उसके पास दस्तावेज मौजूद हैं उससे वो निर्णय लेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि जो उसी बूथ के जो वोटर हैं या जिनका इपिक नंबर सेम है, उनको 2003 का यदि उनके पास मतदाता सूची में उनका नाम है तो उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इपिक नंबर सेम है तो वो डाटा उनके पास अवेलेबल है चुनाव आयोग के पास, तो उससे चेक उसमें सिर्फ 4.90 करोड़ 1 जनवरी 2003 के मुताबिक इतने वोटर हैं, और अब उनको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। जी, तो इपिक नंबर से वो चेक कर लिया करेगा, जो ईआरओ है उससे चेक कर लिया, लेकिन उसके अलावा जो मतदाता हैं उनको जरूर आगे जो दस्तावेज जमा करने की तारीख होगी उसी के आधार पर वो ईआरओ उससे डिसाइड करेगा, और यदि उसको सही दस्तावेज नहीं उपलब्ध होंगे तो नाम कटने का संकट रहेगा। सर हम लोगों ने देखा रंजीत जी कि 2003 की मतदाता सूची में जिन वोटरों का नाम है, तो अगर आज जाके आप ईसीआई के वेबसाइट पर चेक करें उसको, तो उसमें भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। उसमें आपका बूथ नहीं मिलेगा, उसमें आपको, चूंकि सारी चीज बदल गए ना पिछले 2 दशक के दौरान, 22 सालों में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इस बीच में 2009 में परिसीमन हुआ, उसके चलते भी विधानसभा क्षेत्र का नाम, बूथ की संख्या, बूथ का लोकेशन, तमाम चीजें बदल गई हैं। तो ये ढूंढना भी काफी परेशानी वाला कारण बन रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मतदाता के लिए ढूंढना बिल्कुल काफी परेशानी, क्योंकि उसको एक तो सब जानकारी चाहिए, उसके बाद उसको मोबाइल नंबर भी वो चाहिए जिस पर वो रजिस्टर्ड है, ताकि उस पर ओटीपी आए तभी वो सर्च कर पाएंगे। लेकिन ईआरओ के पास वो डाटा जो है वो पूरी तरह से रॉ में उपलब्ध है, वो इपिक नंबर से भी सर्च कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे उनको काफी सुविधा होगी। अनुराग जी, अब हम लोग अंतिम सवाल की ओर जाते हैं। क्या लगता है, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि इसमें चुनाव आयोग को वोटरों को और राहत देने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और इस तरह के जो राशन कार्ड, इस तरह के जो कार्ड है, उसको भी पहचान पत्र उस दस्तावेज के दायरे में शामिल करिए ताकि सुविधा हो। आपको क्या लगता है? निश्चित सबसे बड़ी परेशानी यही आ रही थी कि जो प्रपत्र में जो सारे दस्तावेज मांगे गए थे, तो जितना जो बीएलओ वगैरह जा रहे थे, जीविका दीदी लोग जा रही थी डोर टू डोर, तो ये वहां भी कन्वर्सेशन हो रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ हो चाहे नहीं हो, आधार कार्ड तो सबके पास है। तो ये कॉमन बात उठ रही थी कि भाई ये जो जाति प्रमाण पत्र और ये सर्टिफिकेट और ये सारा चीज मांगा जा रहा है, अगर इसकी जगह अगर आधार की अनिवार्यता कर दी जाती, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना, अगर आधार जमा कर दिया जाता तो बहुत राहत होती। तो ये बड़ा राहत वाली बात। ये जो हम लोग पवन जी बात कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायरे में चुनाव आयोग का ये एक काम है, उसको करना भी है और जरूरी भी है, क्योंकि होता क्या है कि एक अंतराल के बाद बहुत सारे वोटर इधर से उधर चले जाते हैं, बहुत सारे वोटर दिवंगत हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का घर बदल जाता है, नौकरी बदल जाती है, शहर बदल जाता है। तो वो तो ठीक है, एक रिवीजन और उसकी जांच पड़ताल, ये तो ठीक बात है। लेकिन जिस तरीके से और जिस समय की बात आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस पूरे संदर्भ में चुनाव आयोग को, और जो चूंकि हमारे बिहार के वोटर हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो उनको कैसे और राहत मिले, क्या सोचना, क्या करना चाहिए? इसमें दो बातें हैं। एक तो अगर एसआईआर जो है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, जो 30 सितंबर तक पूरा करना है जी, तो, और ये निश्चित रूप से इन चीजों में कोई लाग लपेट नहीं है कि जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में संभावित जो होना है बिहार में, उसको लेके एक तरह से जो है ये सक्रियता दिख रही है, जो पूरे पब्लिक डोमेन में इस बात को महसूस की जा रही है। तो जो टाइम फ्रेम है 30 सितंबर तक का,
उसमें बड़ा कठिन होगा। अब कई चीजें हैं, जैसे अभी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे 2003 में जो वेबसाइट पे बात है, उसमें 3 कॉलम है सर्च करने का। 2 कॉलम तो आप फुलफिल कर लेंगे कि विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र में है, पहला डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, और तीसरा है कि आपका मतदान केंद्र कौन सा है, कौन प्राथमिक विद्यालय है, कहाँ क्या है। वो कितने लोगों को याद है, वो ध्यान नहीं है, तो वहां चेक कर पाना जो है मुश्किल। फिर अब उसको अगर बात भी कर लेते हैं, उसमें चले भी जाते हैं कि मेरा भाई प्राथमिक विद्यालय फलाना है, तो जब आप जाएंगे तो उसमें 40 पन्ना 50 पेज का पूरा जो है लंबा लिस्ट है, उसमें नाम, फादर नेम, और फिर जो है उम्र है। तो ये तमाम जो कवायद है, इसमें हमको लगता है कि एक कवायद उसमें रहना चाहिए, कहीं इपिक डाल करके आप देख लीजिए। हालांकि कई चीजें होंगी वेबसाइट में, इसको सर्च करने पे दिखेगा, लेकिन सबसे जो अभी साथी जो अनुराग जी हैं वो अभी बता रहे थे कि आप इसको फ्लैशबैक में जाएं, अगर पीछे जाएं तो आपका जो एक जो आपका इपिक बनता था या वोटर आई कार्ड बनता था, तो उसमें अभी हाल के दिनों में, या लोकसभा चुनाव का ही संदर्भ ले लें, जिनका अपडेट हुआ जो है, तो भाई आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, आप ये लोग कहेगा कि हाँ ठीक है, अपना आधार कार्ड से अटैच हो गया और वो जो है जमा हो गया, आपका बन के आ गया। तो एक आधार की जो बात हो रही थी, और कम से कम भारत में आधार ऐसा हो गया है कि हर चीज आधार, बैंक में आधार, जहां भी जाए आधार, अब जो है तत्काल टिकट कटाए तो आधार, कोई योजना में आधार। तो अगर हम आधार की प्रामाणिकता पे ही सवाल कर रहे हैं, तो आधार को आप इसमें लिंक कर दीजिए, आधार कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। आधार में जो एड्रेस रहेगा वो अपना उस हिसाब से कर लेगा, लोग उसको जो है आप ये करने दीजिए। तो मेरा तो मानना है कि केवल अवधि पे सवाल है, और जो आप बात बोल रहे थे वो जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक देश है अपना, उसमें इस तरह की प्रक्रिया बहुत लाजमी है। लेकिन जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में ये बात हो रही है, जिस लिटरेसी रेट में, जिस इलाके में हम निवास कर रहे हैं, जहां जागरूकता के तमाम तरह के अभाव हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो मौसम पे डिजिटल लिटरेसी है, तो वैसे जगहों पे इस तरह की कवायद एकाएक आ जाना निश्चित रूप से परेशानी जो है वो जो है लाए है। जितेंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में कि एकदम क्या लगता है कि आधार जो है सर जी, सर आधार को ही प्रमाणिक बनाना चाहिए था चुनाव आयोग को, और पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें आधार लेकर के मतदाता बनाए भी गए हैं, और जिनके पास नहीं था उनको फिर बनाकर जोड़ा गया है। तो इस आधार को चुनाव आयोग के लिए आसान भी होता, तो उन्हें इतने बड़े पैमाने पर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका मतलब कि जो अभी फलाफल है, जो इसका मतलब रिजल्ट है, उस मतलब की दिशा में नहीं दिख रहा है। जी, एडीआर की ओर से जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और विपक्षी दलों की ओर से भी इस पर पूरे प्रोसेस पर, पूरी प्रक्रिया को लेकर एक संदेह ये जाहिर की जा रही है कि तकरीबन 20 से 25% वोटर जो बिहार के हैं वो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। रंजीत जी, ये जो आशंका है, ये आपको क्या लगता है, इसका कोई आधार आपको लगता है? सर, 2 पॉइंट्स मैं रेज करना चाहूंगा। एक तो कि अब तक जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप रहा है, उसके तहत अभी तक की प्रक्रिया यही रही है कि जो स्टेट जो है वो वोटर तक, उसकी लायबिलिटी है कि वो वोटर को मतदाता सूची में शामिल करे। वो निरक्षर हो, वो गरीब हो, वो वंचित हो, किसी भी दूर दराज इलाके में रहता हो, अकेला घर क्यों नहीं पहाड़ी पर स्थित हो, वहां तक हम वोटर ये स्टेट की पहुंच हो और उसका नाम शामिल करे, यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। अब चूंकि चीजें बदली हैं, सिनेरियो बदला है, ऑनलाइन चीजें उपलब्ध हुई हैं, तो उसमें ये चीजें डाइल्यूट हुई हैं। लेकिन फिर भी यदि उसी पैटर्न पर बात करें तो हर एक मतदाता तक पहुंचना प्रशासन का, चुनाव आयोग का काम है। भले ही उसने ऑनलाइन भरा नहीं भरा, उससे अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अभी तक जो पटना का फीडबैक है कि पटना के घरों तक फॉर्म बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा है। तो ये जो है स्टेट ने एक तरह से वोटर पर भी छोड़ दिया है कि आप जागरूक बनिए, जागरूकता के लिए जरूर काम कर रहा है, लेकिन आपका भी काम है कि आप अपने मतदाता पहचान को बचाएं। एक तो ये। दूसरा जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूं आधार को लेकर के,
एक तो आधार बनाने में कई गड़बड़ियां हुई, ये बहुत कॉमन एक फेनोमेनन है या मतलब कंसेप्ट है, वो है तो है भी भी नहीं। जी। हाँ। और आधार के समय जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है उसमें केवल जन्म प्रमाण पत्र की देने की जरूरत होती है, आप कहाँ के निवासी हैं उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है उसमें। तो ये जो मतदाता जो विशेष मतदाता पुनरीक्षण का जो प्रक्रिया चल रही है उसमें निवास स्थान को सुनिश्चित करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की गई है। तो इसीलिए आयोग ने जो है उसको आधार को उसको वैलिडेट नहीं किया है। और ये सवाल विपक्षी उठा रहे हैं कि आधार चूंकि सबके पास है, राशन कार्ड सबके पास है, तो उसको शामिल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आयोग का पक्ष इसमें वही है कि उसमें निवास स्थान चूंकि आधार के साथ सुनिश्चित नहीं होता है, इसलिए हम उस प्रक्रिया में जा रहे हैं सर। नहीं, वो पार्टियों से बाहर हम लोग देखें तो अगर बड़ी संख्या में लोग बाहर हो जाते हैं तो वो तो बिहार के वोटर ही बाहर होंगे। वो किसके समर्थक हैं, किस पार्टी को वोट देंगे, ये एक अलग मामला है। और अगर वोटर है तो किसी न किसी पार्टी को तो वोट देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारा जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके लिए ये शायद बेहतर और अच्छा नहीं माना जाएगा कि आप इतने सारे लोगों को उस प्रोसेस से ही बाहर कर दे रहे हैं या इतने सारे लोग बाहर हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में जुड़े और हम लोगों ने एक बातचीत की बिहार को लेकर। और बिहार में चूंकि अब 2-3 महीने के भीतर चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के, तो इसलिए भी पूरे देश की नजर बिहार में जो कुछ भी चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण सूची को लेकर, इस पर तमाम तरह के मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियों की भी नजर है। और जाहिर है कि हम लोग चूंकि बिहार में काम कर रहे हैं तो इसे लेकर हम लोगों का दायित्व थोड़ा और बढ़ जाता है कि चुनाव आयोग का जो काम है वो तेजी से कैसे हो और एक भी जो जेन्युइन वोटर है बिहार का वो उससे बाहर ना हो। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। और आम दर्शकों से एक अपील कि आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो जुड़िए ही, हमारा अखबार भी प्रभात खबर जरूर नियमित रूप से देखें। उसमें चुनाव और चुनाव से जुड़ी खबरें हम लेकर आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, हमारी टीम को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।